मिडिल ईस्ट या मध्य पूर्व, हम सबने ये नाम तो सुना ही है ना? लेकिन कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? आखिर ये शब्द आया कहाँ से और आज की दुनिया में ये इलाका इतना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल इसके नाम को लेकर ही है। इसे मिडिल ईस्ट ही क्यों कहते हैं? क्या ये सच में दुनिया के बीच में है? इसका जवाब यकीन मानिए आपको चौंका सकता है। देखिए, इस नाम के पीछे का जो राज है ना, वो ज्योग्राफी से ज्यादा हिस्ट्री और एक खास तरह की सोच से जुड़ा हुआ है। ये शब्द असल में एक यूरोसेंट्रिक सोच से निकला है। मतलब एक ऐसा नजरिया जो यूरोप को दुनिया का सेंटर मानता है। हुआ ये कि 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए तो भाई लंदन ही दुनिया का केंद्र था और वो पूरी दुनिया को वहीं से नापते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एशिया को 3 हिस्सों में बांट दिया। जो इलाके यूरोप के सबसे पास थे, जैसे ऑटोमन एम्पायर, वो बन गए नियर ईस्ट। जो सबसे दूर थे, जैसे चीन और जापान, उन्हें कहा गया फार ईस्ट। और इन दोनों के बीच में जो कुछ भी था, मतलब पर्शिया और पर्शियन गल्फ, वो कहलाया मिडिल ईस्ट। बस यहीं से ये नाम आया। अच्छा, तो नाम की कहानी तो समझ आ गई। अब अगला सवाल ये है कि आज के समय में इस इलाके में कौन कौन से देश आते हैं? लेकिन यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। देखिए, मिडिल ईस्ट की कोई एक ऑफिशियल बाउंड्री नहीं है। ये कोई लकीर नहीं है जमीन पर। ये ज्योग्राफिकल से ज्यादा एक कल्चरल और पॉलिटिकल टर्म है। फिर भी मोटे तौर पर इसमें 17 देश गिने जाते हैं। समझने के लिए हम इन्हें 3 ग्रुप्स में देख सकते हैं। पहले हैं खाड़ी देश, जैसे सऊदी अरब और यूएई। फिर आता है लेवेंट रीजन, जिसमें लेबनान और जॉर्डन जैसे देश हैं। और फिर हैं कुछ और बड़े देश, जैसे ईरान, तुर्की और मिस्र। तो हमने नाम समझ लिया और ये भी देख लिया कि कौन से देश इसमें आते हैं। पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये इलाका पूरी दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसकी सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है एनर्जी और ट्रेड। ये रीजन ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कन है, ऐसा भी कह सकते हैं। एक अंदाजा लगाइए, पूरी दुनिया का करीब 31%, जी हां 31% कच्चा तेल अकेले इसी रीजन से आता है। सऊदी अरब और इराक जैसे देश तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की रीढ़ की हड्डी हैं। और कहानी सिर्फ तेल पर खत्म नहीं होती। दुनिया की 18% नेचुरल गैस भी यहीं से निकलती है। मतलब ये सच में एक एनर्जी का पावर हाउस है। अच्छा, एनर्जी की बात तो हो गई। इसके अलावा ये इलाका दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों का घर भी है। इनके बिना ग्लोबल ट्रेड की कल्पना करना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पे हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेते हैं। ये एक बहुत ही पतला सा समुद्री रास्ता है, लेकिन सोचिए, दुनिया का करीब 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। अगर यहाँ जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। और फिर है स्विस कैनाल। ये नहर यूरोप और एशिया के बीच एक शॉर्टकट की तरह है। अगर ये ना हो तो जहाज़ों को पूरे अफ्रीका का चक्कर काटकर जाना पड़ेगा। सोचिए कितना ज़्यादा टाइम और कितना ज़्यादा पैसा लगेगा। लेकिन इस रीजन की कहानी सिर्फ तेल और व्यापार तक ही सीमित नहीं है। इसकी एक बहुत गहरी सांस्कृतिक विरासत भी है और एक बहुत तेजी से बदलता हुआ भविष्य भी। सोचिए, दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म, इन सब की जन्मस्थली यही इलाका है। मक्का, मदीना, जेरूसलम जैसे पाक शहर यही हैं। ये दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र हैं। पर जैसा मैंने कहा, यह कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है। आज का मिडिल ईस्ट वो बहुत तेजी से बदल रहा है। दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों को देखिए। आज ये टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के ग्लोबल हब बन चुके हैं। दुनिया भर से पैसा और टैलेंट सब यहाँ खिंचा चला आ रहा है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो मिडिल ईस्ट सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है। ये ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला एक बहुत ही जरूरी पुल है। इसकी लोकेशन और इसके रिसोर्सेज इसे ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का एक ऐसा हिस्सा बनाते हैं जिसे नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है और ग्लोबल पावर का बैलेंस बदल रहा है, तो इस ऐतिहासिक इलाके का भविष्य में क्या रोल होगा, ये सोचने वाली बात है ना?